नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इकॉनमी 2015 के पीवाईक्यू डिस्कस क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना निम्नलिखित में से किसके लिए प्रारंभ की गई थी, यानी इस योजना का उद्देश्य क्या था। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014 में प्रारंभ की गई थी। तो और हम जानते हैं किस लिए शुरू की गई थी, क्योंकि इसका उद्देश्य था कि जो नागरिक हैं भारत के, इनको बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ना, यानी वे बैंकिंग सेवाओं से जुड़ सकें और उन्हें बीमा पेंशन जैसी सुविधाएं आसानी के साथ मिल सकें। तो 2014 में सरकार ने ये योजना शुरू की और जीरो बैलेंस खाते, यानी जीरो बैलेंस खाते के साथ यह सुविधा शुरू की गई थी। तो इसका उद्देश्य कुल मिला के क्या था, वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करना। आंसर सी है सीधा सा, मतलब आवास ऋण प्रदान करना ये नहीं है। स्वयं सहायता समूहों से भी इसका कोई संबंध नहीं है और वंचित समुदाय को वित्तीय सहायता प्रदान करने से इसका कोई संबंध नहीं। सीधा सीधा देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ाना इसका उद्देश्य था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, किसी देश की कर से जीडीपी के अनुपात में कमी क्या सूचित करती है, यानी टैक्स टू जीडीपी रेशियो में अगर कमी होगी तो इसका क्या प्रभाव होगा। पहला हमारा विकल्प है कि आर्थिक वृद्धि दर धीमी होना। दूसरा कह रहा है राष्ट्रीय आय का कम सामयिक वितरण। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर हमको चुनना है। तो जैसे अगर हम पहले समझ लें कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो होता क्या है, तो क्या होता है ये कि यह बताता है कि देश की कुल जीडीपी का कितना हिस्सा टैक्स के रूप में सरकार के पास वापस आ रहा है। अगर जीडीपी तो बढ़ रही है लेकिन टैक्स नहीं बढ़ रहा है, या जीडीपी गिरने के कारण टैक्स भी गिर रहा है, तो यह अनुपात कम हो जाएगा। और कम अनुपात का मतलब है कि सरकार के पास विकास कार्यों के लिए कम पैसा है, यानी खर्च करने के लिए कम पैसा है। अब इसके प्रभाव क्या होंगे, तो कह रहा आर्थिक वृद्धि दर धीमी हो जाएगी। एकदम सही बात है। क्यों धीमी हो जाएगी? क्यों? क्योंकि जब अर्थव्यवस्था सुस्त होती है तो लोगों की आय और कंपनियों का मुनाफा कम होता है, जिससे सरकार को मिलने वाला टैक्स भी कम हो जाता है। तो आता हमारा पहला कथन सही है। दूसरा कह रहा है राष्ट्रीय आय का कम सामयिक या सामयिक वितरण, तो इससे कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि टैक्स टू जीडीपी रेशियो का आय वितरण जैसे नहीं होता, इसका सीधा कोई संबंध नहीं है। आय सरकारी, मतलब आय का वितरण सरकारी नीति और सामाजिक योजनाओं पर भी निर्भर करता है, इससे डायरेक्ट कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आंसर हमारा एक सही है और दूसरा हमारा गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि आठ मूल उद्योग आठ मूल उद्योग के सूचकांक इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज में निम्नलिखित में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है। तो जैसे हमारे यहाँ क्या होता है ना, 8 कोर इंडस्ट्रीज होती हैं और जो सबसे महत्वपूर्ण उद्योग होते हैं, और इनका अगर देखा जाए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी आईआईपी में इनका कुल भार लगभग 40% के आसपास होता है। और अगर इन 8 उद्योगों की बात करें तो जैसे रिफाइनरी उत्पाद हो गया, सबसे ज़्यादा इसका योगदान होता है। फिर विद्युत उत्पादन हो गया, फिर इस्पात उत्पादन हो गया, कोयला उत्पादन है, कच्चा तेल है, प्राकृतिक गैस है, सीमेंट है और उर्वरक है। ये 8 मेन कोर इंडस्ट्रीज इनको हम बोलते हैं। तो हमारे दिए गए ऑप्शन में क्या हो गया, हमारे दिए गए ऑप्शन में आंसर क्या होगा, विद्युत उत्पादन हो जाएगा बी। अगर इसमें रिफाइनरी रहता तो सबसे ज़्यादा बड़ा योगदान उसका था। तो ये हमारी 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं। और जो इनका क्या होता है कि रिफाइनरी उत्पाद का सबसे ज़्यादा वेटेज हो जाता है और सबसे कम वेटेज होता है उर्वरक उत्पादन का। और जारी कौन करता है इसे, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय इसको जारी करता है। चलिए, तो ये है प्रश्न पूछा था। अगला हमारा प्रश्न है कि राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। तो अगर हम पहला हमारा विकल्प है कि एनआईएफ यानी नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया केंद्रीय सरकार के अधीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की एक स्वायत्त संस्था है। दूसरा कह रहा है एनआईएफ अत्यंत उन्नत विदेशी वैज्ञानिक संस्थाओं के सहयोग से भारत की प्रमुख यानी प्रीमियर वैज्ञानिक संस्थाओं में अत्यंत उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान को मजबूत करने की एक पहल है। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर हमको सही उत्तर चुनना है। तो अगर हम इसका देखें कि नव प्रवर्तन मतलब क्या है या इसका क्या मतलब है, तो नव प्रवर्तन और फाउंडेशन का मतलब होता है आधार तैयार करना। भारत जैसे देश में आधार यानी जमीनी स्तर पर होता है। यदि विकल्प में हाईटेक विदेशी सहयोग की बात हो तो सावधान हो जाएं, लेकिन क्योंकि एनआईएफ देसी जुगाड़ को वैज्ञानिक पहचान दिलाने के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो अगर हम इसके मंत्रालय को देखें तो विज्ञान से जुड़े अधिकतर स्वायत्त संस्थान विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत आते हैं। और अगर मान लीजिए हमको कंफर्म नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, उद्योग और मंत्रालय को सुरक्षित गेस कर सकते हैं कि ये होना चाहिए। तो अगर हम इस तरीके से पहला विकल्प देखें तो पहला विकल्प हमारा यही कह रहा है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी स्वास्थ्य संस्था के साथ है, तो हमारा पहला विकल्प एकदम सही है। दूसरा जो है कि कह रहा है कि ये उन्नत विदेशी संस्थाओं के सहयोग से प्रमुख प्रीमियम वैज्ञानिक संस्थाओं अत्यंत उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान मजबूत करने की एक पहल है। तो ये हमारा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि एनआईएफ का मुख्य काम क्या होता है, विदेशी वैज्ञानिक संस्थाओं के साथ सहयोग करना नहीं, बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य होता है जमीनी स्तर पर होने वाले पारंपरिक ज्ञान, स्थानीय नवाचारों को खोजना, उनका दस्तावेजीकरण करना और उन्हें बढ़ावा देना।
या आम लोगों जैसे किसान मैकेनिक के देसी नुस्खों के आविष्कारों पर केंद्रित है? तो हमारा दूसरा गलत है, पहला हमारा सही आंसर हमारा क्या हो गया, ये हो गया। तो ये नहीं जमीनी स्तर पर कार्य करता है, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि जब भारतीय रिजर्व बैंक सांविधिक नकदी अनुपात को 50 आधार अंक यानी बेस पॉइंट कम कर देता है तो निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना है? तो पहला हमारा विकल्प है कि भारत की जीडीपी विकास दर प्रबलता से बढ़ेगी। दूसरा कह रहा है विदेशी संस्थागत निवेशक हमारे देश में और अधिक पूंजी लाएंगे। तीसरा कह रहा है अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपने उधार देने की दर को घटा सकते हैं। और चौथा विकल्प कह रहा है इससे बैंकिंग व्यवस्था में नकदी की प्रबलता में कमी आ सकती है। तो अगर हम देखें तो हमारा क्या होगा कि अगर 50 आधार अंक कम कर देता है तो क्या होगा कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपने उधार देने की दर को घटा सकते हैं। क्यों घटा सकते हैं? क्योंकि अगर हम सीधे शब्दों में, सरल शब्दों में समझें कि क्या होता है कि हर बैंक को अपनी कुल जमा राशि, जिसे हम आम भाषा में एनडीटीएल बोलते हैं, एनडीटीएल का एक निश्चित हिस्सा सोने, नकदी या सरकारी बॉन्ड के रूप में उनके पास सुरक्षित रखना पड़ता है। वो इसे क्या करेंगे, लोन में नहीं दे सकते हैं। और जब कह रहा है ये कम हो जाएगा, एसएलआर जब कम हो जाएगा तो आरबीआई इसे कम करता है, तो बैंकों को अपने पास कम पैसा ब्लॉक करना पड़ता है। नतीजा क्या होगा, बैंकों के पास अब लोन देने के लिए ज़्यादा पैसा बचता है। अब जब बैंकों के पास ज़्यादा होता है तो वे ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अपनी ब्याज दरों को क्या करेंगे, कम कर देते हैं, ताकि ज़्यादा लोग लोन लें। तो यही हो जाएगा कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक उधार देने के लिए दर को घटा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा लोग उनके पास लें आके पैसा। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा ज़्यादा बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? क्योंकि एसएलआर 5 पॉइंट आधार अंक 50 अंक आधार कम हो गया है। तो कम होगा तो ज़्यादा उनके पास अतिरिक्त पैसा होगा तो वो ज़्यादा पैसा ब्याज पे देंगे और उसके लिए क्या करेंगे, ब्याज दर को कम कर देंगे। तो सही हमारा आंसर क्या हो गया, सी आंसर हो गया। अगला हमारा प्रश्न है कि गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत एफआरपी को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता या करती है? तो ऑप्शन है हमारा कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, दूसरा है कृषि लागत और कीमत आयोग, तीसरा है कृषि मंत्रालय का विपणन और निरीक्षण निदेशालय, और चौथा है कृषि उत्पाद विपणन समिति। तो गन्ने के मतलब एफआरपी को कौन अनुमोदित करता है? तो अगर देखें तो उसका सीधा सा आंसर आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति करती है, क्योंकि भारत में गन्ने की कीमत तय करने की प्रक्रिया की दो संस्थाएं शामिल होती हैं। ठीक है, पहली जैसे देखा जाए तो अनुशंसा कौन करता है, कृषि लागत और मूल्य आयोग करता है, जिसे हम लोग सीएसीपी बोलते हैं। यह तय करता है कि कीमत कितनी होनी चाहिए और सरकार को अपनी रिपोर्ट दे देता है। और अनुमोदन कार्य करने का काम किसका है, किसका है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति का है। अंतिम निर्णय यही लेता है। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं। और बाकी फसलें जैसे हैं गेहूं, धान है, इन पे एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य शब्द का प्रयोग किया जाता है, और गन्ने के लिए एफआरपी का प्रयोग किया जाता है। तो यानी अंतिम रूप से कौन अनुमोदित करता है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, और सीएसीपी क्या करता है, ये अपनी रिपोर्ट देता है कि इसकी इतनी कीमत होना चाहिए, और अंतिम निर्णय आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति लेती है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को किसके अधीन विनियमित किया जाता है? तो पहला हमारा है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, दूसरा है राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम, और तीसरा विकल्प है कृषि उत्पाद अधिनियम 1937, और चौथा हमारा विकल्प है खाद्य उत्पाद आदेश 1956 एवं मांस एवं खाद्य उत्पाद आदेश 1973। तो अगर हम इसको देखें तो अगर हम देखें कि भारत में कृषि क्या है, एक राज्य सूची का विषय है, और इसलिए कृषि उत्पादों की खरीद बिक्री और उनके बाजारों को विनियमित करने की जिम्मेदारी किसकी होगी, राज्य सरकारों के पास होगी। और एपीएमसी एक्ट क्या कहता है कि हर राज्य में अपना कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम बनाया गया है। इसके तहत मंडियां स्थापित की जाती हैं, और इनका उद्देश्य क्या होता है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है किसानों को बिचौलियों और बड़े व्यापारियों के शोषण से बचाना, ताकि उन्हें उनकी फसल की सही दाम मिल सकें। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर बी हो जाएगा, राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम। ठीक है, चलिए अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक निकालता है? भारतीय रिजर्व बैंक, आर्थिक कार्य विभाग, श्रम ब्यूरो, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग। तो सीधा आंसर है श्रम ब्यूरो। ये हम कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये बार बार वही प्रश्न है, बार बार पूछ रहा है।
तो भारत में क्या होता है, सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अलग अलग वर्गों के लिए अलग संस्थाओं जारी करती है। अब श्रम ब्यूरो क्या करता है, या श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, और यहाँ मुख्य रूप से 3 प्रकार के सूचकांक जारी करता है। सीपीआई आईडब्ल्यू यानी औद्योगिक श्रमिकों के लिए, सीपीआई एल यानी श्रमिक कृषि श्रमिकों के लिए, और सीपीआई आरएल यानी ग्रामीण श्रमिकों के लिए। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो गया, आंसर हमारा सी है। ये प्रश्न कई बार हो चुका है। अगला प्रश्न है कि रुपए की परिवर्तनीयता से क्या तात्पर्य है। तो अगर हम इसका शब्द समझें, शब्द का मतलब से परिवर्तनीयता क्या मतलब है कि जब आप विदेश यात्रा पर जाते हैं या विदेशी सामान खरीदते हैं तो आपको विदेशी मुद्रा जैसे डॉलर की ज़रूरत होती है। रुपए को परिवर्तनीयता का मतलब है कि सरकार या केंद्रीय बैंक जैसे आरबीआई को आपको बिना किसी खास रोक टोक के रुपए के बदले डॉलर देने और डॉलर के बदले रुपए देना, ये तरीके से इसको हम क्या बोलेंगे, रुपए की परिवर्तनीयता बोलते हैं। ठीक है, अब हमारा ऑप्शन क्या कह रहा है कि रुपए के नोटों के बदले सोना प्राप्त कर सकना, रुपए के मूल्य को बाजार की शक्तियों द्वारा निर्धारित होने देना, तीसरा कह रहा है रुपए को अन्य मुद्राओं या अन्य मुद्राओं को रुपए में परिवर्तित करने की स्वतंत्रता के रूप में अनुज्ञा प्रदान करना, और चौथा कह रहा है कि भारत की मुद्राओं को अंतर्राष्ट्रीय बाजार। अब आप हमने समझा ही दिया तो आप समझ गए, सीधा आंसर क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, तो प्रश्न अगर हम इकोनॉमिक्स में क्या है ना, अगर शब्दों का मतलब सही समझ रहे हैं तो हम अपने उत्तर तक बहुत आसानी के साथ पहुंच सकते हैं। हमको इतना सोचना भी नहीं है, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो बहुत आसानी से उत्तर तक पहुंचेंगे। अगला हमारा है कि भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग को निम्नलिखित में से किसके आयात की अपेक्षा होती है। तो सोरा, सेल फास्फेट इन रॉक फास्फेट, कोककारी कोकिंग कोयला या उपरोक्त सभी। तो हम अच्छे से पढ़ते हैं, हमको कोककारी कोयला हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम क्या करते हैं, यह वह कोयला होता है जिसे बिना हवा के गर्म करके कोक बनाया जाता है, और इसका उपयोग ब्लास्ट फर्नेस में लोहे को पिघलाने के लिए ईंधन के रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। और भारत अपनी कोकिंग कोयला की जरूरत का लगभग 85 से 90% हिस्सा ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका जैसे देशों से आयात करता है। ये हम बहुत आराम से पढ़ते हैं, विज्ञान में भी पढ़ते हैं। तो आंसर हमारा क्या, आंसर हमारा सी है। अगला हमारा प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला विकल्प हमारा कह रहा है कि पिछले दशक में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर लगातार बढ़ती रही है। दूसरा कह रहा है पिछले दशक में बाजार कीमतों पर रुपयों में सकल घरेलू उत्पाद लगातार बढ़ता रहा है। उपर्युक्त में से कौन सा या से सही है। तो पहला जैसा हमारा कह रहा है पिछले दशक में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि लगातार बढ़ती रही है, तो लगातार तो कुछ होता ही नहीं है, तो ये अपने आप हम लोग एलिमिनेट कर दें तो गलत हो जाएगा। तो पहला हमारा गलत हुआ, तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। तीसरा कह रहा है पिछले दशक में बाजार कीमतों पर रुपए सकल घरेलू उत्पाद लगातार बढ़ता रहा है। अब यहाँ पे ये देखिए सही हो गया, क्योंकि यहाँ वृद्धि नहीं बल्कि जीडीपी की बात कर रहा है, और जीडीपी बढ़ता ही है। ठीक है, जीडीपी बात कर रहा है, भले ही ग्रोथ मतलब रेट क्या हो ऊपर नीचे हो, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था कुल मतलब आकार क्या है, हर साल बढ़ा ही है। महंगाई और बढ़ते उत्पादन के कारण बाजार की कीमतों में क्या हो, जीडीपी की कुल राशि पिछले दशक से साल दर साल तो बढ़ी ही है। तो ये हमारा सही है, और पहला हमारा गलत है। तो आंसर हमारा क्या हो गया, बी हमारा आंसर है। ठीक है, अगला हम देखते हैं। अगला हमारा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है बैंक दर, दूसरा कह रहा है खुली बाजार की कार्रवाई यानी ओपन मार्केट ऑपरेशंस, तीसरा कह रहा है लोक ऋण यानी पब्लिक डेप्ट, चौथा कह रहा है लोक राजस्व यानी पब्लिक रेवेन्यू। उपयुक्त में से कौन सा या से मौद्रिक नीति के घटक हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं बैंक दर क्या है, बैंक दर आरबीआई देखती है, मौद्रिक नीति के घटक हैं। ओपन मार्केट ऑप्शन भी मौद्रिक नीति के घटक हैं। लोक ऋण नहीं है, ये सरकार द्वारा लिया गया कर्ज होता है। और लोक राजस्व भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो 1 और 2 हमारा आंसर है, बाकी दोनों ये नहीं है। अगर हम ध्यान दें तो देखिए, अगर हमको याद करना हो तो क्या होता है, देखिए रेपो दर, रेपो रेट, एमएसएफ ये मौद्रिक नीति है, आरबीआई नियंत्रित करता है। खुली बाजार की कार्रवाई ओपन मार्केट ऑपरेशंस आरबीआई नियंत्रित करता है, यानी मौद्रिक नीति के भाग हैं। टैक्स, जीएसटी, इनकम टैक्स वगैरह राजकोषीय नीति है, भारत सरकार का है। सार्वजनिक ऋण और खर्च राजकोषीय नीति सरकार का है। तो यहाँ देखा जाए बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं किसकी हैं, आरबीआई की हैं, मौद्रिक नीति के तहत आती है। आंसर हमारा क्या हो गया, आंसर हमारा सी हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला कह रहा है भारत में मुद्रास्फीति का नियंत्रण केवल भारत सरकार का उत्तरदायित्व है। दूसरा कह रहा है मुद्रास्फीति के नियंत्रण में भारतीय रिजर्व बैंक की कोई भूमिका नहीं है। और तीसरा कह रहा है घटा हुआ मुद्रा परिचालन मनी सर्कुलेशन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है। और चौथा विकल्प कह रहा है घटा हुआ मुद्रा परिचालन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है। तो अगर हम देखें तो मुद्रास्फीति क्या होती है, अगर सरल शब्दों में समझाया जाए कि बाजार में सामान की तुलना में पैसों की अधिकता होना। जब लोगों के पास बहुत पैसा होता है तो क्या करेंगे, वो ज़्यादा सामान खरीदते हैं, जिससे सामान की कीमतें क्या होंगी, बढ़ जाएंगी।
ठीक है, तो कीमतें अगर बढ़ जाएंगी तो पहला क्या कह रहा है कि भारत में मुद्रास्फीति का नियंत्रण केवल भारत सरकार का उत्तरदायित्व है। तो केवल शब्द आ गया तो खुद ही सोच लो, केवल भारत सरकार तो उत्तरदायित्व नहीं है, इसमें आरबीआई भी है, दोनों की भूमिका है। दूसरा विकल्प कह रहा है मुद्रास्फीति के नियंत्रण में भारतीय रिजर्व बैंक की कोई भूमिका नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि मौद्रिक नीति तो यही पूरा जारी इसी के अंतर्गत आता है, तो इसकी कैसे भूमिका नहीं है? तो एकदम गलत है। और वैसे भी कोई भी भूमिका नहीं, जैसे शब्द थोड़ा एक्सट्रीम वर्ड है। तीसरा कह रहा है घटा हुआ मुद्रा परिचालन मनी सर्कुलेशन मुद्रा इसके नियंत्रण में सहायता, एकदम सहायता करता है। क्योंकि अगर मुद्रा सर्कुलेशन घट जाएगा तो लोगों के पास पैसा कम होगा, जब पैसा कम होगा तो कम सामान खरीदेंगे, यानी मुद्रास्फीति नीचे हो जाएगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो तीसरा हमारा सही है। चौथा कह रहा है बढ़ा हुआ मुद्रा पजम मुद्रास्फीति नियंत्रण में सहायक है, एकदम गलत है। क्योंकि लोगों के पास अगर पैसा बढ़ जाएगा तो चार बात है, ज़्यादा सामान खरीदेंगे और मुद्रास्फीति कम नहीं होगी और बढ़ जाएगी। तो हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर सी सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा है कि कृषि उत्पादन में काष्ठ के हलों के स्थान पर इस्पात के हलों का उपयोग निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ठीक है, तो पहला विकल्प हमारा कह रहा है कि श्रम बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी की प्रगति। दूसरा कह रहा है पूंजी बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी की प्रगति। तीसरा कह रहा है पूंजी घटाने वाली प्रौद्योगिकी की प्रगति। और चौथा कह रहा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अगर देखें तो सीधा आंसर हमारा है कि पूंजी बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी की प्रगति। क्या है पूंजी? पूंजी क्या है? तो अगर हम देखें कि यह स्टील का हल क्या है, पूंजीगत वस्तु है, यानी कैपिटल गुड है। और लकड़ी के हल की तुलना में स्टील का हल अधिक टिकाऊ भी है और महंगा और कुशल भी है। तो पूंजी का बढ़ना क्या होगा कि जब हम ऐसी तकनीक लाते हैं जो पूंजी यानी मशीन औजार की कार्य क्षमता को बढ़ा देती है, तो उसे पूंजी बढ़ाने वाली प्रगति कहते हैं। और स्टील का हल कम समय में ज़्यादा गहराई तक जुताई करेगा, यानी जल्दी टूटेगा भी नहीं, यानी क्या है? पूंजी की उत्पादकता को बढ़ा रहा है। तो हम यही तो है कि पूंजी बी, हमारा बी क्या कह रहा है? पूंजी बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी की प्रगति। बाकी अगर देखा जाए तो पहला कह रहा है श्रम बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी की प्रगति, तो एकदम नहीं है। क्यों? यह तब होगा जब तकनीक के साथ साथ मजदूरों के कौशल को भी बढ़ाया जाए, ठीक है, या उनकी काम करने की शक्ति को बढ़ा दिया जाए, जिससे उनको शिक्षा या बेहतर ट्रेनिंग दे दी जाए, तो ये नहीं होगा। तीसरा जैसे हमारा अगर पूंजी घटाने वाली, तो यह तब होगा जब हम ऐसी तकनीक लाते हैं जिससे कम मशीनों से काम चल जाता है, जहाँ लागू नहीं, तो ये भी नहीं है और ये तो नहीं है। तो आंसर हमारा क्या है? आंसर हमारा बी है। ठीक है, अगला हमारा है कि अंतर्राष्ट्रीय नगदी यानी लिक्विडिटी की समस्या निम्नलिखित में से किसकी अनुपलब्धता से संबंधित है? तो वस्तु एवं सेवाओं के, सोना और चांदी के, डॉलर और अन्य दुर्लभ मुद्राओं के यानी हार्ड करेंसी के, निर्यातियों की वेसी के यानी सरप्लस के। तो अगर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय नकदी का अर्थ क्या है कि वह संपत्ति या मुद्रा जिसका उपयोग कोई देश अपने अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों को निपटाने के लिए करता हो, जैसे आयात का भुगतान करना हो या विदेशी कर्ज का। और जब हम नकदी की बात करेंगे तो इसका मतलब ऐसी मुद्रा से है जिसे पूरी दुनिया में स्वीकार किया जाता हो। और वर्तमान में ये सब कौन सी ऐसी मुद्रा है? डॉलर है। ठीक है, डॉलर प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा है। इसके अलावा देखा जाए तो यूरो हो गया, येन हो गया, पाउंड हो गया, जो हार्ड करेंसी है इसमें शामिल है। तो समस्या क्या है? अंतर्राष्ट्रीय नकदी की समस्या तब पैदा होती है जब विकासशील देशों के पास हार्ड करेंसी की कमी हो जाती है। अभी देख लीजिए ना, लगातार अमेरिका कह रहा है हम ये कर दूंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो क्या है? यही आंसर है हमारा, सीधा सीधा सी। ठीक है, क्योंकि नकदी की यही समस्या हो जाएगी तो लोगों के पास पैसे ही नहीं होगा खरीदने के लिए। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि वर्ष प्रतिवर्ष निरंतर घाटे का बजट रहा, घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई या कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं? तो घाटे को अगर कम करना है, सरकार निम्नलिखित कौन सी कार्रवाई कर सकती है? पहला कह रहा है कि राजस्व व्यय में कमी लाना। दूसरा कह रहा है नई कल्याणकारी योजनाओं को आरंभ करना। तीसरा कह रहा है उपादानों सब्सिडीज का युक्तिकरण करना। और चौथा कह रहा है उद्योगों का विस्तार करना। नीचे दे कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो हमको क्या करना है? घाटे को कम करने के लिए सरकार क्या करेगी? तो पहला है जैसे राजस्व व्यय में कमी लाना। और ये तो एकदम ये सही बात है। क्यों सही है? क्योंकि राजस्व व्यय में क्या मतलब है? सैलरी, पेंशन, ब्याज भुगतान जैसे खर्चे आते हैं और इन्हें कम करने से सरकार का कुल खर्च घटेगा, यानी घाटा क्या होगा? कम हो जाएगा। तो पहला हमारा सही है। दूसरा कह रहा है कि नई कल्याणकारी योजनाओं को आरंभ करना, तो ये हमारा दूसरा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि नई योजना शुरू करने का मतलब क्या है? ज़्यादा पैसा चाहिए और ज़्यादा पैसा खर्च होगा तो जिससे घाटा बढ़ेगा, कम तो नहीं होगा। तो दूसरा हमारा गलत हो गया। अगर दूसरा हमारा गलत है तब आप देखिए कि ये चला गया और ये चला गया, पहला हमारा सही है। अब देखिए तीसरा, देखिए चौथा तो अपने आप हट गया, ठीक है, क्योंकि वो है ही नहीं दोनों में। तीसरा कह रहा है कि उद्योग या उत्पादन सब्सिडी का युक्तिकरण करना, उपादान हो गया ना, सब्सिडी का युक्तिकरण करना, तो ये भी सही है। पहला और तीसरा सही हो गया। आंसर हमारा क्या हो गया? ये हो गया। ठीक है, क्योंकि जैसे क्या होगा, सब्सिडी जो होती हैं, सब्सिडी का सही तरीके से अगर मैनेज किया जाएगा तो ताकि क्या हो, केवल ज़रूरतमंदों तक पहुंचेगी और बर्बादी कम होगी। इससे क्या हो, सरकार का पैसा बचेगा तो घाटा कम होगा। अब कह रहा है अगला उद्योगों का विस्तार करना, तो ये तत्काल तो उपाय नहीं कर सकते ना उद्योग। और उद्योगों का विस्तार करना सरकार को क्या हो, पहला बड़ा निवेश करना पड़ता है और शुरुआत में घाटा बढ़ सकता है। जाहिर सी बात, जब नए उद्योग लगाएंगे तो बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो सरकार का घाटा बढ़ ही जाएगा और तुरंत उत्पादन शुरू भी नहीं हो जाएगा। तो ये बहुत जायज़ विकल्प नहीं है।
तो आंसर हमारा क्या हो गया, 1 और 3 हो गया। चलिए धन्यवाद। आज थोड़ा फीवर भी था 2 दिन से, तब भी हमने कहा चलो कंप्लीट कर दें। आज हमारा मतलब इकोनॉमिक्स 10 साल का कंप्लीट हो गया। कल से हम साइंस टेक की तरफ बढ़ेंगे। चलिए बने रहिए, धन्यवाद। आज की क्लास हो सकता है थोड़ी कम बेहतर हो, लेकिन कोशिश मैंने की है क्योंकि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। नमस्कार, मिलते हैं।